गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आस्क KS4 एपिसोड। हर बार कुछ नया लेकर आने की इच्छा के साथ इस बार हम सही समय पे सही पॉइंट को लेकर आए हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में साइंस के रिजल्ट आ चुके हैं, 12th साइंस के रिजल्ट आ चुके हैं एंड स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर 12th कॉमर्स एंड 10th। इफ आई टॉक अबाउट, अगर हम बातें करें सेंट्रल बोर्ड की, तो अभी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम चल रही है, 10th की एग्जाम्स चल रही है। और ऐसे माहौल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे इंसान को अगर हम यहाँ पे लाते हैं, हम जब इस बात की बातें करते हैं तब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, काफी सारे पेरेंट्स कंफ्यूजन में हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर, सिलेक्शन सिस्टम को लेकर। 10th के बाद क्या, 12th के बाद क्या। काउंसलिंग के दौरान काफी बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो क्वेश्चन करते हैं जब 12th की एग्जाम में बैठे हो तब, कि भाई नीट का फॉर्म कब बनना चाहिए। सो ये सब चीजों का ध्यान में रखते हुए लेट अस कम टू ग्रीट अवर टुडेज गेस्ट मिस्टर उमंग भाई वसानी is the director of श्री स्वामीनारायण गुरुकुल गांधीनगर। मैं इन्हें काफी सालों से जानता हूं। कुछ सलाहें जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर होती है हम उनसे ही लेते हैं। सो ही इज एन एजुकेशनिस्ट। 20 साल का उनको स्कूल मैनेजमेंट का अनुभव है। वो एडवाइजर है 12th क्लास स्टूडेंट्स के सिंस 2005। इज एक्सपर्ट इन नीट, फाउंडर ऑफ फेलियर स्टूडेंट क्लब। आपने कई बार सुना होगा सक्सेसफुल लोगों के लिए क्लब जरूर बनता है, मगर फेलियर स्टूडेंट का क्लब बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और ये साइकोलॉजिकली आप अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया था बचपन से ही, जीत होती है या लर्निंग होता है। मीन्स यू अर्न इट और यू लर्न इट। हार कभी नहीं होती है। सो यू नेवर फेल, राइट? So, I have a round of applause. Let's welcome Umang Bhai. Yes, Umang Bhai. Okay, Kamlesh Bhai, how are you? I am fine. कैसे हो सर जी? First of all, thank you very much. आपने अपने बिजी शेड्यूल में से, मुझे पता है आप अभी कौन सी हालत में ऑफिस पहुंचकर आप इसमें ज्वाइन किया है, मगर ये मैं इतने सालों से देखता आया हूँ। आपने जब जब स्टूडेंट्स की कोई भी बात आई है, आपने अपनी हर एक चीज को साइड में रखकर उसके लिए आपने हमेशा आगे आके खड़े रहे हो। So first of all, thanks a lot for coming. Thank you. उमंग जी, आज हम अपने पॉइंट पे जाए उससे पहले मैं कुछ डिस्कशन ये करना चाहता हूँ कि हम जब पढ़ते थे तब ये एंट्रेंस एग्जाम का इतना माहौल नहीं, राइट? आज के समय में ये एंट्रेंस एग्जाम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो चुकी है? क्या कारण हो सकता है इसका? मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक पोर्शंस आप देखिए कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग अलग करिकुलम और अलग अलग बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका करिकुलम और उसका जो प्लेटफॉर्म है, एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म, वो एक ही होगा। तो एक कॉमन कंपटीशन में बच्चे रहेंगे तो बच्चों को बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा, और नेशनल लेवल कंपटीशन में बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म से काम करेंगे। तो बच्चों के लिए तो बहुत बेनिफिशियरी है ये एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म, और ये होना ही चाहिए। मतलब ये जो अपनी एडमिशन जो प्रोसेस है, अगेन मुझे हमेशा से ये एडमिशन प्रोसेस और स्पेसिफिकली ये कोरोना के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है। आप क्या मानते हो अभी जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरह से चल रही है? थोड़ा सा अगर आप उसमें प्रकाश डालें तो। कोविड की वजह से जो एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल है वो नेशनल वाइज जो अभी शेड्यूल चल रहा है वो थोड़ा बहुत लेट चल रहा है, डिले चल रहा है।
बाकी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, वो जो प्रोसीजर है वो बहुत पहले डिजाइन की गई थी और बच्चों को वेल बिगिनिंग ही बताया गया था करिकुलम और एग्जाम पैटर्न के बारे में। सभी एग्जाम आप देख लीजिए, तो कॉम्प्लेक्स तो मैं नहीं बता सकता, पर थोड़ा बहुत डिले और लेट चल रहा है वो मैं मानूंगा। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ये कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन सिस्टम का जो भी है? ये शॉर्ट लिस्टिंग में तो क्या है कि जैसे फील्ड वाइज रहते हैं बच्चे, जो साइंस स्ट्रीम में है उनका अलग पोर्शन रहता है, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उसका अलग रहता है, आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उसका पोर्शंस भी अलग रहता है एंट्रेंस एग्जाम में। और अभी तो जो एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं वो आफ्टर 12th सभी एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम का जो विंडो है वो आफ्टर 12th ही ओपन होगा। तो बच्चे जो है वो स्ट्रीम वाइज अभी जो हो रहा है, जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रही है उसमें स्ट्रीम वाइज एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। और आप समझिए कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी अभी डिजाइन हुआ है, हालांकि किसी भी स्टेट में अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे हो जाएगा। तो हम देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी बहुत बड़े चेंजेस हम देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, और बच्चों में बहुत ज्यादा सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अभी जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू इंटरनेशनल, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। यस यस यस। पहले ऐसा होता था कि अगर मैंने बायोलॉजी ले लिया तो मैं अकाउंट नहीं ले सकता। जी, ये ग्लोबल एजुकेशन जो अभी हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, वही एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में हम देखेंगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ग्रेजुअली हम स्टेट वाइज देख सकते हैं। तो ये अच्छा है, ये बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे फिजिक्स के साथ हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते थे, अभी एक हमारा लिमिटेशंस था, तो अभी वो एक विंडो हमारी ओपन होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कि हम सब्जेक्ट को मिक्स कर सकेंगे। पर अभी एक चीज मेरे को बहुत पता नहीं चलती, बिकॉज काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत 10th के वैकेशन से ही करवा देते हैं। सो आपको क्या लगता है ये, मतलब, और एडमिशन के लिए इतने स्ट्रेस में रहते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, वो पहले से ही वो लोन बोन की अप्लाई करके रखते हैं, वो एडमिशन प्रोसेस कैसी होगी। और कई बार देखा गया है कि वो खुद और बच्चों को भी ऐसे ये प्रोसेस के वजह से थोड़ा सा हाइपर कर देते हैं। सो हालांकि मैं भी ये एडवाइस तो करूंगा कि Day 1 of 11th आप जब 11th में एंटर हो गए और पहला दिन है, वही दिन से आपको एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत कर देनी चाहिए। वेरी गुड, मतलब ये सही प्रोसेस। यस, पहले आपको फील्ड डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम में आगे जाना है, करियर कौन से फील्ड में बनाना है। उसके बाद आपको Day 1 of 11th आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। वेरी गुड। तो आइए उमंग जी, हम आज का अपना क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम हम लोग पब्लिक से मंगाते हैं, मतलब ये हमने कभी ना कभी सर्वे किए होते हैं, हमें हमारे ऑनलाइन लोगों के जो सवाल आते हैं, ये वही सवालों में से कुछ सवाल हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊं कि हमारा एक सवाल का जवाब के पीछे हम 1.5 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करते हैं इसमें। सो टोटल 17 मिनट का ये राउंड होता है। मगर हाँ, कोई चीजों में ऐसा भी होगा जहां पे आपको एक्सपांड करके सवाल के जवाब देने पड़े। वी आर ओके विद दैट पार्ट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर एनी कोर्स आफ्टर 10th दैट नीड एंट्रेंस? मतलब 10वीं कक्षा से पहले ऐसा कोई कोर्स है 10वें के बाद का जिसके लिए हमें एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी पड़े? मेरे ध्यान में नहीं है। हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम का विंडो है वो ओपन होती है आफ्टर 12th, और वही रीजनेबल रहेगा अच्छी करियर के लिए, अच्छे पोटेंशियल के लिए, और वही कोर्सेज आपको पसंद करने चाहिए मेरे हिसाब से। एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्मेट है तीनों स्ट्रीम में चले, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में, तो आफ्टर 12th बहुत अच्छा है और वहीं से आपको शुरू करना चाहिए Day 1 of 11th। ओके, मतलब 10th के बाद का कोई भी कोर्स जैसे डिप्लोमा कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रोसेस नहीं है? नहीं, एंट्रेंस एग्जाम नहीं। वेरी गुड। सो माय सेकंड क्वेश्चन अगर इसके साथ ही कहूं तो, जब भी मैं कोई कोर्स सिलेक्ट करता हूं या कॉलेज सिलेक्ट करता हूं तो वो कैसे करनी चाहिए? हाउ टू सर्च फॉर कॉलेज एंड कोर्सेस? मेरे हिसाब से कॉलेज की जो पसंदगी है, हम चॉइस करते हैं, वो करियर के हिसाब से करना चाहिए। आपका जो करियर है
वो करंट जो सिनारियो है वो कंसिडर करके नहीं, नेक्स्ट 10 इयर्स के बाद क्या अच्छा रहेगा, कौन सी फील्ड में अच्छा हम काम कर सकेंगे और कौन सी करियर जो है वो 10 साल के बाद बहुत बड़ा बूम रहेगी, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने शौक के हिसाब से उस करियर को चूज करना चाहिए। अगर आप करियर डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद कॉलेज की बात आती है, तो कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा कैसे मिले उसके लिए हमको थोड़ा बहुत रिसर्च अपने टेस्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत पोर्शन है, हम टेरिटरी के हिसाब से भी जा सकते हैं, आउट ऑफ टेरिटरी भी जा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा ऐसा है, पेरेंट का टेस्ट भी ऐसा है कि मुझे बच्चों को सिर्फ डोमेस्टिक एजुकेशन हमारे आसपास की कॉलेजेस में ही रखना है, मुझे डिस्टेंस कॉलेज में नहीं रखना है, तो उस हिसाब से हम नियर बाय कॉलेज में रिसर्च कर सकते हैं। अभी तो ऑप्शन बहुत ज्यादा हो चुके हैं, फील्ड में भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल फील्ड्स में भी बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि सबसे पहले आप अपना करियर डिसाइड कर लो, और करियर में भी ऐसा है कि आज के सिनेरियो के हिसाब से आप अपना करियर पसंद करोगे तो 10 साल के बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 10 साल के बाद कौन सी करियर अच्छी रहेगी, अभी क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसका फ्यूचर क्या है, वो सब कुछ रिसर्च करने के बाद आप डिसाइड करो कि आप कौन सी करियर पसंद करना चाहोगे, और उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो अव्वल नंबर का रहना चाहिए। उमंग जी, इस चीज को ही मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके पूछना चाहूंगा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से हम हमारा करियर या कोर्स या फिर ऐसा हमारी कॉलेज सिलेक्ट करें? जैसे आपने सही बताया कि हम कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए हमें पहले ये तय करना है कि मुझे मेरे ही शहर में रह के पढ़ना है, मेरे ही राज्य में रह के पढ़ना है, इंडिया में ही पढ़ना है या इंडिया के बाहर जाके पढ़ना है। मगर ये सिलेक्शन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म या सेंटर सिस्टम है जहां से हमें पता चले कि हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? आई थिंक ड्यू टू टेक्निकल रीजन उमंग भाई डिस्कनेक्ट हुए हैं। हम फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्होंने जो बोला उसको मैं थोड़ा सा कंक्लूजन करूं तो पहले हमें ये तय करना है कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, और इसकी तैयारी हमें 10 से पहले ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमें क्लैरिटी हो कि 11th स्टैंडर्ड हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ उमंग जी वापस कनेक्ट हो चुके हैं। या उमंग जी, मेरा सवाल शायद आपने नहीं सुना होगा, मैं फिर से उसको दोहराना चाहूंगा। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से हमें पता चले कि कौन सी कॉलेजेस में हमें जाना चाहिए, कौन सी अच्छी कॉलेज है? क्योंकि देखो 4-5 कॉलेज मुझे पता होगी, या तो किसी ने मुझे रेफरेंस दिया तो मुझे पता चल जाएगी, या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से मुझे कोर्सेज के बारे में पता चले, क्योंकि मुझे डॉक्टर, मेडिकल, साइकोलॉजी या तो फिर ये सब चीजों के बारे में मुझे थोड़ा सा पता चलेगा, कॉमर्स के बारे में मुझे पता चलेगा, इंजीनियरिंग के बारे में मुझे पता चलेगा, मगर व्हेन आई कम टू दिस तो मुझे ये पता ही नहीं चलता है कि मुझे उसके अलावा कौन सी चीजें हैं जहाँ पे मैं अपने आप को वो कर सकता हूँ। बहुत वेरिएशंस है। अभी तो आप देखें कॉलेजेस में तो मेनली अभी जो फोकस हो रहा है, अगर आपको अच्छा साइंस बैकग्राउंड में रिसर्च करना है तो आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे चले जाइए, वेबसाइट पे, और उसमें चले जितना भी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ओके जी, आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे जाइए वेबसाइट पे, और मोस्ट प्रोबेबली अभी जो साइंस बैकग्राउंड की एंट्रेंस एग्जाम हो रही है, जो नेशनल वाइज हो रही है एग्जामिनेशंस, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर अलग अलग जो बोर्ड है जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और वो सब मैनेज कर रहे हैं, तो वो उसका जो असेसमेंट एजेंसी है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो आपको मेरे हिसाब से साइंस बैकग्राउंड के लिए मेडिकल टेक्निकल फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, नेशनल लेवल पे एग्जामिनेशंस देना है, तो आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अप्रोच में रहना चाहिए। वो वेबसाइट आपको बार बार रिसर्च करनी चाहिए, उसके ऊपर आपको फॉलो करना चाहिए, इंफॉर्मेशन वहां से आपको बिल्कुल आराम से मिलेगी। और लोकलाइट अगर हमें कुछ जानना हो तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट की बात करें तो गुजरात स्टेट के बारे में अगर, तो वहाँ पे ऐसी कोई वेबसाइट या ऐसा कुछ है जहाँ पे? यस, उसमें क्या रहता है कि एडमिशन काउंसिल बनती है, जैसे रिजल्ट्स अभी आउट हुए 12 साइंस के, हम एग्जाम्पल एक 12 साइंस के अभी ले सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशंस अभी रिजल्ट्स आए हैं एग्जामिनेशंस के। तो जैसे एग्जामिनेशंस खत्म होती है, रिजल्ट्स डिक्लेयर होता है, तो एडमिशन काउंसिल बनती है, और एडमिशन काउंसिल्स जो है वो मेडिकल में बीजे मेडिकल और टेक्निकल में हम देख सकते हैं
कि हमारा जो ACPC है, एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, उसमें भी आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और ये NIRFindia.org, ये इसी के बारे में अपने बात करते हैं जी। जो NIRFindia.org है, हाँ, इज द सेम ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक अलग डेस्क है, और आप JEE और नीट का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मिल जाएगा। अभी उसके बाद तो आप देखिए कि हम बहुत से डोमेस्टिक एग्जाम भी हो रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे डिस्कशन में लेंगे तो बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो अपने इंडिविजुअल भी एंट्रेंस एग्जाम कंसिडर करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो सभी लोग एक ही एग्जाम में कंसिडर करें JEE में, वो ऐसा भी नहीं है। हम नाटा में भी जा सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आर्किटेक्चरल का है, वो नाटा एक होता है, और NDA का एग्जाम जो डिफेंस का होता है वो भी एक अलग तरीके से टेक्निकल में होता है। तो बहुत बड़ा वास्ट है ये तो डिस्कशन का पॉइंट। जैसे हम इंडिविजुअल्स किसी की क्वेरी आ सकती है तो उसके ऊपर हम डिटेलिंग कर सकते हैं। बाकी तो आप कौन सा करियर चूज करना चाहते हो उसके ऊपर हम पर्टिकुलर डिस्कशन में ले सकते हैं। राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी भी मेरे पास 2 दिन से 2 केसेस आ रहे हैं, जैसे कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड दे आर फ्रॉम अहमदाबाद। अब इनका क्वेश्चन ये आता है हमेशा मेरे पास कि सर विच आर द बेस्ट कॉलेज इन अहमदाबाद और अराउंड अहमदाबाद। तो काफी सारी जगह, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से उन्हें पता चले कि ये पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए पर्टिकुलर कॉलेजेस अवेलेबल कहाँ है? कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन आपको ACPC से मिल जाएगा। ACPC से मिल जाएगा, ओके। यस, एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज से आपको लिस्ट मिल जाएगा। आपके जो भी कोर्सेज आप डिसाइड करते हो उसका इंफॉर्मेशन पूरा आपको ACPC से मिलेगा। टेक्निकल का, जैसे इंजीनियरिंग या बीटेक आपको करना है, BE या बीटेक, तो उसका इंफॉर्मेशन आपको ACPC से मिल जाएगा। अभी ऑनलाइन भी मिलेगा आपको, और वेबसाइट थ्रू आप अपने नियर बाय कॉलेज को भी सर्च कर सकते हो और विजिट करके आप उसका लैब जो है वो कैसा है, प्रोफेसर्स कहाँ से आ रहे हैं, पास्ट बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज क्या है, और उनका जो प्लेसमेंट है वहाँ कहाँ पे कैसे हुआ है, उसका थोड़ा बहुत रिसर्च हम पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जब बात करेंगे तब हम कर सकते हैं। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से उमंग जी ने बताया, वी आर हैविंग मेनी अदर ACPC तो आपका क्लैरिटी हो ही गई, मगर फ्रॉम आवर इन रिसर्च पार्ट ऑल्सो NIRFindia.org में भी अगर जाओगे आप चैट में भी वो देख सकते हो, NIRFindia.org। इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपको नेशनल लेवल पे भी सब कॉलेजेस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आइए अपने थोड़ा सा आगे जाते हैं। आपने पहले ही बता दिया कि राइट टाइम ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड की जैसे एग्जाम खत्म होती है, फर्स्ट डे आप 11th में जैसे आपने एडमिशन ले लिया तो आपको एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, राइट सर? जी। सो व्हाट आर द मेजर कोर्सेज इन साइंस एंड व्हिच एंट्रेंस आर नीडेड फॉर ईच? कौन से मेजर कोर्सेज है और उसके लिए कौन सी एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत पड़ेगी? अभी तो बच्चों का टेस्ट जो है, साइंस बैकग्राउंड की हम बात करें तो एक ही जगह पे केंद्रित हो चुका है। अगर बी ग्रुप है आपका, बायोलॉजी से चल रहा हो, तो नीट देना है चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आपको इंजीनियरिंग में ए ग्रुप में जा रहे हो मैथ्स के साथ, तो फिर आपको JEE मेंस सबसे पहले देना है, उसके बाद आप JEE एडवांस थ्रू IITs में जा सकते हो। तो मेनली ये 2 जगह पे पब्लिक फोकस रहता है और बच्चे और पेरेंट्स का भी फोकस रहता है। पर बाकी बहुत सी फील्ड है, जैसे मैंने आगे भी बोला कि NDA में आप जा सकते हो आफ्टर 12th डायरेक्टली एंट्रेंस थ्रू। उसके बाद आप ये जो नाटा, अगर आपको डिजाइनिंग में बहुत अच्छा शौक है तो आप नाटा थ्रू भी आर्किटेक्चरल में जा सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। और कर सकते हो आप LLB के लिए भी कर सकते हो। यस यस यस, ये जब जो NLUs का नेशनल एग्जामिनेशन क्लैट आता है तो आप पूरे नेशनल लेवल पे ये क्लैट भी दे सकते हो और लॉ में भी अपना करियर बना सकते हो। सर मुझे थोड़ा सा काफी पेरेंट्स का ये सवाल आता है कि JEE है तो JEE मेंस, JEE एडवांस, ये तीनों में फर्क क्या होता है?
JEE मेंस और JEE एडवांस दो पार्ट है। आपको सबसे पहले अपीयर होना पड़ेगा JEE मेंस में। अगर आप जो नेशनल लेवल पे जो कट ऑफ डिसाइड होगा, जो फर्स्ट 10% स्टूडेंट्स JEE मेंस में जो भी परफॉर्मेंस आएगा, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि पूरे नेशनल डेस्क से 14 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन हुए हैं JEE मेंस के लिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। और ऑल इंडिया रैंकिंग में जो फर्स्ट 1,40,000 स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है JEE एडवांस के लिए। बाकी के जो स्टूडेंट्स है, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वो डिस्क्वालीफाई है JEE एडवांस के लिए। तो जो फर्स्ट 10% स्टूडेंट्स, फर्स्ट 1,40,000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 14 लाख, वो क्वालिफाइड है JEE एडवांस के लिए। तो 1,40,000 स्टूडेंट्स ही IITs के लिए JEE एडवांस दे सकते हैं। बाकी डोमेस्टिक कॉलेज के लिए हम JEE मेंस टू एडमिशंस ले सकते हैं। वेरी गुड। अगर आपको IITs में जाना है तो आपको JEE एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, कंपलसरी है। वेरी गुड। अब एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि स्कूल को कितना टाइम दिया जाए, मतलब स्कूल स्टडीज को कितना टाइम दिया जाए और JEE को कितना टाइम दिया जाए। तो प्रिपरेशन टाइम के बारे में आप क्या बताओगे? मेरे हिसाब से तो अभी एक थॉट चल रहा है कि हम स्कूल को अवॉइड करके अपना करियर बना सकते हैं। ये थॉट जो अभी मार्केट में बहुत लोग इसको एनकरेज भी करते हैं, पेरेंट्स भी हालांकि एनकरेज करते हैं, स्टूडेंट्स भी इसको लेके चलते हैं। पर अभी जो रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं मार्केट सिनारियो, उसमें जो ये जो कॉन्सेप्ट में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, वो लोग कहीं ना कहीं 2 साल के बाद एक अफसोस के साथ पछता रहे और बोल रहे हैं कि अगर हमने ये JEE अचीव नहीं किया तो बोर्ड अचीव कर लेते तो अच्छा रहता, हम कहीं ना कहीं तो सेट हो गए होते। तो ये एक टारगेट रख के उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करके हम बहुत बड़ा लॉस करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप टारगेट डिसाइड करते हो तो वही टारगेट पे आपको चलने के लिए विद स्कूल ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो आपको स्कूल कितना टाइम देना चाहिए स्कूल को एंड पढ़ाई? मेरे हिसाब से अभी स्कूल को तो मेरे हिसाब से जो शेड्यूल चल रहा है स्कूल का, जो नॉर्म्स बाय नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो नॉर्म्स है, उसके हिसाब से स्कूल शेड्यूल में कोई इश्यू नहीं है। हमको रीडिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। जो हम एक एग्जांपल के तौर पे चले तो 7:30 बजे मॉर्निंग स्कूल शेड्यूल हमारा शुरू होता है और 1 बजे अगर खत्म करते हैं हम स्कूल शेड्यूल, तो 1 घंटा हम रेस्ट लेके 2 बजे के बाद हमारा अगर कोचिंग हो रहा है तो हम कोचिंग को वो शेड्यूल में कैसे बैलेंस करें, और पर डे हमारा रीडिंग जो टाइम है वो मिनिमम 5 to 6 आवर्स कैसे बैलेंस करें, उसको हमको स्टडी करना पड़ेगा। और सभी इंडिविजुअल्स के साथ बैठ के हमको पूरा उसका डे प्लानिंग करना पड़ेगा और बिल्कुल स्ट्रेसलेस प्लान करके हम अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा अचीवमेंट्स हम आराम से ले सकते हैं। आप देखिए ये ट्रेंड जो चल रहा है वो पिछले 2, 3, 4 साल से बहुत हाइप ले लिया है। बाकी तो इतने सालों से अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे देते ही थे और अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे IITians बनते ही थे। तो यस, तो ये जो ट्रेंड है उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है और बच्चे बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, वो मैं नहीं मानना। क्योंकि आज मुझे 20 साल हो गए स्कूलिंग में, तो मेरे हिसाब से तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि स्कूल को अवॉइड करके किसी बच्चे ने बहुत अच्छा अचीवमेंट लिया हो। ऐसा एग्जांपल मेरे पास नॉट अ सिंगल एग्जांपल, एक भी एग्जांपल नहीं। वेरी गुड। उमंग जी, ये मुझे वापस यहाँ पे दूसरा कंफ्यूजन जो होता है वो JEE या तो जो भी एंट्रेंस टेस्ट है, राउंड अबाउट उसका रजिस्ट्रेशन कब होता है? जैसे वो डेट्स जो है वो अनाउंस होती है, वो NTA थ्रू ही होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ही होती है। तो आप दिसंबर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को वॉच करना शुरू कीजिए। अगर आप 12th में हो, जून से आपका एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है अभी, तो आप दिसंबर से वॉच करना शुरू कीजिए, नवंबर से वॉच करना शुरू कीजिए। नोटिफिकेशन जैसे आएगा तो JEE में आपको ऑप्शन दिया जाता है, मल्टीपल ऑप्शन में आप JEE मेंस दे सकते हो। अभी तो इस साल 2 अटेम्प्ट है और नीट में आपको सिंगल अटेम्प्ट ही मिलता है। और JEE जो है वो आपको ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन देता है, नीट जो है वो ऑफलाइन एग्जाम का ऑप्शन देता है। तो मेरे हिसाब से दोनों का थियरी अलग अलग है, एक टेक्निकल है, एक नॉन टेक्निकल है। तो उसमें आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को
आप दिवाली के बाद देखते रहिए, मेरा सजेशन ये मतलब उसको फॉलो करना स्टार्ट करना चाहिए। यस यस यस। अब सर इसकी राउंड अबाउट एग्जाम डेट कब आती है, मतलब बिफोर एग्जाम आती है 12th की या ये फिर 12th के एग्जाम के बाद आती नहीं, जो बोर्ड का एग्जाम रहता है उससे पहले जेईई का शायद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, और एक ऑप्शन जो है वो आफ्टर बोर्ड एग्जाम मिलता है मेरे हिसाब से, और अटेम्प्ट, और उसमें दोनों में से जो बेस्ट है आपके परसेंटेज वो कंसिडर किया जाता है। तो एक बिफोर एग्जाम देते हैं और एक आफ्टर एग्जाम देते हैं टेक्निकल कोर्सेज के लिए, हम आईआईटीज के लिए बात कर रहे हैं तो। और जो नीट का है ऑप्शंस, जो हम मेडिकल कोर्सेज में जा रहे हैं, उसका जो एग्जामिनेशन होगा वो आफ्टर बोर्ड एग्जाम ही होगा। ओके ओके। अब जैसे मेनली आप अगर देखे जाए तो ये तो अपना जेईई की बात हुई, मगर गुजरात में गुस्सेट भी होता है जी राइट। सो कई लोग उसमें भी थोड़ा डलाइमा में रहते हैं कि मुझे आईआईटी में तो नहीं जाना, तो क्या फिर मुझे जेईई नहीं देनी चाहिए, खाली गुस्सेट देनी चाहिए? और गुस्सेट जो देते हैं उसका फॉर्म भी कब भरना पड़ता है और किस तरह से उसकी तैयारी? गुजसेट का जो फॉर्म है वो हमारा जो गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर में जो है वो उसका एग्जामिनेशन बॉडी है, और मेरे हिसाब से उसका जो डेट्स है वो बोर्ड की एग्जाम के पहले पहले या बोर्ड की एग्जाम से थोड़ा दिन पहले ही अनाउंस होता है, और उसका जो रिसिप्ट और बाकी की जो प्रोसीजर है वो आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशंस हम स्टूडेंट्स को मिल सकती है। और वो पूरा प्रोसीजर है वो ऑनलाइन प्रोसीजर है, इंडिविजुअल हम कर सकते हैं, विदाउट स्कूलिंग डायरेक्टली भी हम उसकी एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट कर सकते हैं gsab.org के ऊपर। ओके नहीं, फिर से मेरा सवाल वही रहा कि गुस्सेट दे रहा हूं और मुझे आईआईटी में नहीं जाना है, मुझे पता है नॉट हैविंग एन कैपेसिटी टू नो एंटर इनटू आईआईटी, तो मैं खाली गुस्सेट देकर चल सकता है? यस यस डेफिनेटली। हम डोमेस्टिक कॉलेज एडमिशन के लिए तो हम गुस्सेट थ्रू ही एडमिशन ले सकते हैं। अगर जेईई है तो अच्छा है हमारे पास, अगर नहीं है डोमेस्टिक कॉलेज के लिए तो हम थ्रू गुस्सेट एडमिशन आराम से डोमेस्टिक कॉलेज में ले सकते हैं। अभी तो सिनेरियो ऐसा है टेक्निकल कॉलेज का कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो रहे हैं, उससे ऑलमोस्ट डबल सीट्स अवेलेबल है इंजीनियरिंग में डोमेस्टिक कॉलेज में। गुजरात की सिचुएशन ये है, तो हम आराम से अटेम्प्ट करें, एडमिशन मिल जाएगा। अब इसी तरह से नीट में ऐसा कोई लोकल जैसे गुजरात के लिए स्पेसिफिकली एग्जामिनेशंस होती है, जैसे गुस्सेट हमने ए स्ट्रीम के लिए सोचा, तो वैसा कुछ बी स्ट्रीम के लिए भी होता है क्या? यस, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए हम गुस्सेट का एग्जाम बी स्ट्रीम में भी दे सकते हैं। ये जो गुस्सेट है वो सिर्फ ए स्ट्रीम के लिए नहीं है, बी स्ट्रीम के लिए भी गुस्सेट का एग्जामिनेशन होता है। और बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जो गुस्सेट थ्रू एडमिशन पैरामेडिकल में भी बच्चों का होता है, उसमें नीट रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी गुड। ये तो बात हो गई हमारी साइंस की, और साइंस के बारे में काफी सारे लोगों को बातें करते हुए हमने देखा है, और मैं भी आपको जितना मैं लास्ट टाइम आपको मिला था तब भी हमारी डिस्कशन काफी सारी हुई थी कि नाउ अब का सिनेरियो चेंज हो रहा है। नाउ द थिंग्स लाइफ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉट टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्शियल साइड पे ज्यादा जा रहा है। तो थोड़ा सा कॉमर्स की साइड की अगर बात करूं तो व्हाट आर द मेजर कोर्सेज इन कॉमर्स राइट नाउ के जिसकी डिमांड ज्यादा है या तो वो करने से आगे फायदा होगा, स्पेसिफिकली कॉमर्स फील्ड के लिए मैं बात करूं? अभी तो ऐसा ट्रेंड है कि बच्चों को एक बात समझ में आ गई है और पेरेंट्स को भी समझ में आ गई है कि कुछ भी करने के बाद तो एंड गोल तो पैसा ही है। 100। तो अगर पैसे पे ही पहले फोकस कर दे हम, तो बाकी की कुछ जरूरत नहीं है। तो अभी हमको ऐसा दिख रहा है मार्केट में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन साइंस स्ट्रीम ने बना दी है, और बच्चे जो भी आप तो साइकोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हो और आपके पास तो ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, और आपको पता है कि बच्चे अभी ओवर स्ट्रेस चल रहे हैं, स्पेशली साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो। तो उसकी वजह से अभी जो फ्लो है वो कॉमर्स साइड बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है, और बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं कॉमर्स में। तो कॉमर्स में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर कॉमर्स से भी हम टेक्नोलॉजी में डाइवर्ट हो सकते हैं, जैसे एक MSc IT करके फील्ड है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और हम अच्छा काम कर सकते हैं कॉमर्स में भी टेक्नोलॉजी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फाइनेंस और बाकी के सेक्टर में ही काम कर सकते हैं थ्रू कॉमर्स।
अभी तो नए कोर्सेज बहुत कॉमर्स में भी आ रहे हैं और उसमें भी हम टेक्निकली और इकोनॉमिक्स दोनों को साथ में मिला के बहुत अच्छा अपने करियर को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें कोई कॉमर्स में भी कोई एंट्रेंस टेस्ट होती है क्या? कॉमर्स में भी आप देखिए कि ये जो अभी डोमेस्टिक आपको जैसे एसएलएस ज्वाइन करना हो पीडीयू में, तो आपको एसएलएस का भी एंट्रेंस एग्जाम डोमेस्टिक देना होगा कॉलेज का, और वो बहुत लार्ज स्केल पे वो लोग एंट्रेंस एग्जाम करते हैं। और क्लैट भी आप देख लीजिए, जो लॉ का एग्जाम है वो भी आपको नेशनल डेस्क पे आपको मिलेगा। तो ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो है वो कॉमर्स में, हालांकि साइंस से कंपेयर करें तो बहुत कम है, पर अच्छी इंस्टीट्यूशन के लिए हम डोमेस्टिक कॉलेज के एग्जाम दे के ही एंट्रेंस कॉलेज में ले सकते हैं। और आप तो फ्यूचर में देखिए तो हम आईआईएम तक भी जा सकते हैं। आईआईएम का तो बहुत बड़ा मार्केट है और थ्रू कॉमर्स हम उसमें भी अच्छी जर्नी कर सकते हैं। और आप एग्जाम्पल हो आईआईएम के। तो ये जो कॉमर्स की हम बातें करते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हो और जो हमारा ये सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं उनके लिए मैं खाली बताना चाहूंगा, जैसे सीए के लिए एंट्रेंस टेस्ट होती है, सीएस के लिए होती है, एलएलबी के लिए जो होती है, आर्किटेक्ट्स के लिए जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया उनके लिए होती है, वैसे ही बीबीए जो करते हैं, बीबीए लोगों के लिए भी सर्टन कॉलेज अपनी पर्सनल एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं, जिसमें से एक बहुत प्रचलित है, दैट इज यूगेट। आप यूगेट की एग्जामिनेशन दे सकते हो फॉर गोइंग इन अ गुड बीबीए कॉलेजेस, जहाँ पे आपको उसकी भी एक एंट्रेंस होती है। तो ये सारी तैयारियां जिस तरह से हमें बताया गया अभी उमंग जी ने, उसी के मुताबिक वी डू इट, और यही चीजें हमें आगे जाते हैं। बीबीए, बीकॉम एंड बीसीए के लिए ये यूगेट होती है। एंड अलोंग विद दिस अब नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, बीबीए विद एलएलबी, बीबीए या बीए विद एलएलबी या बीकॉम विद एलएलबी, ये इंटीग्रेटेड कोर्स मार्केट में आ चुके हैं, राइट। एमबीए के लिए भी इंटीग्रेटेड एमबीए आ चुका है। अगर आपको मास्टर्स के बाद कैट की तैयारी नहीं करनी है, या तो यू हैव डिसाइडेड नॉट टू गो टू आईआईएम ओनली, और आपने कुछ डिसाइड करके लगाया कि भाई मुझे डायरेक्टली एमबीए ही कंप्लीट करना है, तो देयर इज इंटीग्रेटेड एमबीए आल्सो। कॉमर्स में भी काफी वाइडर रेंज ऑफ अभी स्टडीज चल रही है। साइंस तो है ही, मगर कॉमर्स भी एक नए आयाम पे जा रहा है, नई दिशा में जा रहा है। और जो सर ने अभी आपके सामने पॉइंट रखा, दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की डिमांड इस कदर आ रही है कि अब आने वाले समय में कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, कहीं से भी आप टेक्नोलॉजी में, मतलब एमएससी आईटी जो सर ने भी बताया, उसमें आप एंट्री ले सकते हो। आप बीएससी आईटी या बीसीए करके आप आगे बढ़ सकते हो, और आप अपना टेक्नोलॉजी में भी अलग से एक आयाम बना सकते हो, अपनी एक जगह बना सकते हो। और एक्चुअली जो है, आपको फाइनेंशियल पार्ट में अगर आपको पता हो तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए जो एक्चुअल सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, उसके लिए एसीईटी का भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी भी आप तैयारियां कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उमंग जी, मेरे को जो आज आपके पास से जो सीखनी है, जो मुझे अभी भी याद है, मेरा बेटा जब 10th स्टैंडर्ड में था तब से मैं आपके पास से सीखा था, और मुझे उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। और तब मैंने आपका जो वो सेमिनार अटेंड किया था, दैट वाज मार्वेलस, जो आज भी मुझे मेरे काउंसलिंग में भी काम आता है। बच्चे लोगों को एग्जामिनेशन की विदाउट फियर तैयारी कैसे करनी चाहिए? जी, बच्चे जो है ना, उसको पता चल जाता है, जैसे वो प्रिपरेशन करते हैं उनको पता हो रहता है कि हमारा जो रिजल्ट्स है वो क्या है। तो जो हैमरिंग रहता है पेरेंट्स का, और जो एक्सपेक्टेशन रहती है पब्लिक की, पेरेंट्स की, हमारे जो सिस्टम के जितने भी पिलर्स है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन बच्चों के साथ रहती है कि ये बच्चा ये करेगा, ये बच्चा ये करेगा, और उसके लिए जो पूरा एक आर्टिफिशियल एक्सपेक्टेशन बॉक्स बनाया जाता है स्टूडेंट्स के सामने, उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। अगर बच्चे को फ्रीलांस छोड़ दे हम, तो बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्मेंस दे सकते हैं और बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं हालांकि यहाँ पे एक बात ये पॉइंट से दूर रह के सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा और सभी पेरेंट्स को भी बताना चाहूंगा, अगर आपका बेटा चाहे कोई भी स्ट्रीम में हो, पर आप एक बार उसको सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करिए।
और यूपीएससी के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए आप तैयार करिए। मेरी ये आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। और बच्चों को ये एटमॉस्फेयर दीजिए। हमारे गुजरात में स्पीपा चल रहा है, सरदार पटेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पूरा जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन अहमदाबाद डोमेस्टिक लेवल पे हमारा हो रहा है, तो उसमें आप जुड़े और बच्चों को एक एनकरेज करे, उनको एक सपोर्ट करिए, उनको एक एटमॉस्फेयर दीजिए। और सिविल सर्विसेज में बच्चे हमारे गुजरात के ज्यादा से ज्यादा, और बाकी सब भी अभी जो मुझे सुन रहे हैं पूरे पैन इंडिया से, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि आप चाहे किसी भी एरिया से हो, चाहे किसी भी एरिया से आप आ रहे हो, तो आपको आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, आपको एक बार यूपीएससी का प्रिपरेशन करके उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। एग्जामिनेशंस आपको जितने भी चांस दे रहे हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन के मिल रहे हैं, उसको आपको कंप्लीट करने के बाद ही आप करियर चाहे कोई भी चूज कर लो। आप मेडिकल का करियर चूज करो, या फिर टेक्निकल इंजीनियरिंग का चूज करो, या फिर आप मैनेजमेंट का चूज करो, फाइनेंस का चूज करो, कोई इश्यू नहीं है। पर आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करके डे 1 से, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि आप 11th से मान लीजिए कि आपको सिविल सर्विसेज कौन से एरिया में कौन से सब्जेक्ट के साथ अटेम्प्ट करनी है एग्जामिनेशन यूपीएससी का, उसको आप 11 से ही डिसाइड कर ले। और पूरा एक रोड मैप, 5 साल की एक जर्नी हम डिसाइड करें, 11th 12th और 3 साल ग्रेजुएशन के, या फिर 4 साल ग्रेजुएशन के हम ले ले, और उसको हम पूरे 5 साल 6 साल का एक रोड मैप तैयार करके हम यूपीएससी अटेम्प्ट करें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक स्टूडेंट्स और पूरे परिवार के लिए एक रेपुटेशन वाला एक अटेम्प्ट रहेगा, और उसमें हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो ये एक, मैं हमारे क्वेश्चन से आउट होके भी मैं आपको ये, कमलेश जी, आपके माध्यम से पूरे मैं इंडिया को बताना चाहूंगा कि आप कंप्लीटली प्रिपरेशन करिए। और उसके लिए हमारे डोमेस्टिक लेवल पे भी इतनी मार्गदर्शिका हमको दी गई है, यूपीएससी भी इतने अच्छे कैंपेन चला रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक लेवल पे गुजरात में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो आप करिए। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए आपकी मास्टरी भी है, एक बच्चा है जिसने ऑलरेडी बी स्ट्रीम में एग्जाम दी है, उसको 75-80% के आसपास उसका आया है, तो उसे पता है कि मुझे मेडिकल में जाने नहीं मिलेगा। उसने नीट की भी प्रिपरेशन करके तो रखी ही है। सो नाउ उसको अब पैरामेडिकल या मेडिकल में नहीं जाना है। नीट उसने बीएस मतलब उसने बायोलॉजी लिया है, तो और कौन से करियर उसके लिए ओपन होंगे जिसकी मार्केट डिमांड भी है और उसके लिए भी कुछ बेनिफिट हो सकता है? नहीं, ये जो 70-80% वाला स्टूडेंट्स है, अभी जो बोर्ड में रिजल्ट आया है, उसको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि नीट का तो अभी एग्जामिनेशन हो रहा है 17 जुलाई को। राइट। तो अभी नीट एग्जामिनेशन पेंडिंग है, और उसमें अभी हम समझ सकते हैं, आज से मान के चले तो ऑलमोस्ट 55 डेज आप गिन के चले, तो अभी हम अच्छा कर सकते हैं उसमें भी। मैं एक फॉर्मूला आपको दे सकता हूँ, वो बच्चा है जो है उसके लिए नीट में स्पेशली हम मान के चले कि हम टोटल जो मार्किंग है वो 720 मार्क्स है, और उसमें 3 सब्जेक्ट कंसिडर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम उसको पार्ट नहीं करते हैं अभी, ये सिंगल पार्ट में बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हमको लेते हैं। तो 360 मार्क्स जो हमारे हैं वो बायोलॉजी के, 180 मार्क्स फिजिक्स के, और 180 मार्क्स हमारे जो है वो हम केमिस्ट्री के ले लेते हैं। अगर वो बच्चा स्ट्रेस फील कर रहा है, जो 70-80 मार्क्स वाला और थोड़ा बहुत लो कॉन्फिडेंट हो चुका है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो 360 मार्क्स के बायोलॉजी पे पूरा फोकस करे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को पूरा प्रेशर के साथ फोकस करे, और एक सब्जेक्ट को पूरा निकाल दे, तो भी वो 360 और 180 मिला के 540 मार्क्स अचीव कर सकता है। एक सब्जेक्ट को पूरा निकाल दे तो भी, तो स्ट्रेस कम होगा और अच्छा अचीवमेंट्स मिल पाएगा, और बच्चा आराम से एमबीबीएस में एंट्री कर पाएगा, मेरा ये मानना है। अगर इसको हम 1-to-1 में भी ले सकते हैं, तो इसको हम अच्छी तरह से नीट भी अभी 50 डेज में कैसे क्रैक करवा सकते हैं, उसके बारे में 1-to-1 भी बैठ सकते हैं। एक्चुअली ये जो है वो भरूच से आए हुए हैं, वो अहमदाबाद में ही है, ऑनलाइन भी है, और उनका ये सवाल था। अब मेन थिंग ये है कि चलो उनको मेडिकल फील्ड में नहीं ही जाना है, तो और कौन सी फील्ड, जैसे नॉन नर्सिंग, फार्मा और मेडिकल, और कौन सी पार्ट होगा जिसमें वो अच्छा और डिमांडिंग जगह है?
आप वेटरनरी डॉक्टर का जो एक ऑप्शन है, डेयरी टेक्नोलॉजी का एक ऑप्शन है, उसमें भी आप मेरे हिसाब से जा सकते हो। और नर्सिंग में भी आप बीएससी नर्सिंग कर लो तो करियर अच्छा है उसमें भी। हम अब्रॉड में भी उसके करियर को हम देख चुके हैं। फिजियोथेरापी में भी हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आप एज अ फिजियोथेरापिस्ट वेलनेस सेंटर चलाना चाहते हो तो विदाउट नीट हमारे पास ये जो ऑप्शन है वो अच्छे हैं। So what बाकी के about भी बीटेक नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी? ग्रेजुएशंस के बीटेक नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या करना चाहिए? सॉरी, बीटेक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जो है वो उसके लिए हम ऑप्शनल्स जो कॉलेजेस है उसमें हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आपको करना चाहिए। Okay. अभी हमारे यहाँ पे जेनेटिक्स का भी अच्छा काम शुरू हो चुका है। हालांकि गुजरात में उसका इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, पर बेंगलुरु में है और वहाँ पे जेनेटिकल साइंस का भी अच्छा काम शुरू हो चुका है। और अब्रॉड में उसकी मांग जो है बहुत बड़ी बहुत है। ज्यादा है। जैसे आप एक आप मान के चलिए कि हम तो ये सिचुएशन पे है इंटरनेशनल लेवल पे, अभी जो रिसर्च चल रहा है क्लोनिंग का, एक जो उमंग वसानी है उसके बाजू में दूसरा उमंग वसानी कैसे हम खड़ा कर दे, उसके ऊपर अभी रिसर्च हो रहा है। तो जेनेटिकल साइंस हम 20 साल के बाद ये नॉर्मली देखेंगे, जैसे हम करियर अभी देख रहे हैं कि एमबीबीएस में बहुत स्टूडेंट जा रहे हैं, कि आईआईटीज में स्टूडेंट जाने की सोच बना रहे हैं। तो 20 साल के बाद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो जेनेटिकल साइंस में अपना करियर बनाने के लिए ये इंडिया में सोचेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो नया ट्रेंड है उसके साथ पेरेंट्स को थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को सपोर्ट करके जुड़ना चाहिए। अब सर हस्तीराम करके कोई हमारे पार्ट वो है व्यूअर है, उनका सवाल है बेस्ट बैचलर डिग्री फॉर एमबीए कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या हो सकती है? मतलब क्या बैचलर करके फिर उनको एमबीए में जाना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर उनको सिर्फ फोकस करना है कि मुझे एमबीए में करियर बनाना है, तो मेरे हिसाब से तो दो ऑप्शन अच्छे हैं, या बीकॉम कर लीजिए आप और बीबीए कर लीजिए, उसके बाद आपको एमबीए करना चाहिए। सो हस्तीराम जी, योर आंसर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। आपको बीकॉम या तो बीबीए दोनों में से कोई भी करके आप आगे बढ़ सकते हो एंड इट इज इक्विवेलेंट। और मैंने जैसे बताया आप डायरेक्टली इंटीग्रेटेड कोर्स में भी जा सकते हो, बीबीए और एमबीए विद बीबीए विद एमबीए और बीकॉम विद एमबीए, राइट। आपसे बात कर कर काफी खुशी मिली और काफी सारी चीजों पे प्रकाश हुआ। सो उमंग जी, एक आखिरी टिप जो बच्चे लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, उनके लिए कुछ हो तो आप दो। नीट के लिए मैंने बताया ना कि जैसे बच्चों के इश्यू है, अभी और ज्यादा इश्यू रहेंगे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती जाएगी, तो इश्यू भी बच्चों के डिफरेंट होंगे। जिन्होंने डे 1 11th से काम किया है उनके लिए इश्यूज जो है वो अलग तरीके से होंगे। जिन्होंने अभी एग्जाम कंप्लीट होने के बाद नीट को सीरियस लिया है उनके लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग होंगे। पर मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं नीट का, उसको मैं यही बताना चाहूंगा कि आप बायोलॉजी को पूरी ताकत से अटेम्प्ट कीजिए। आपके लिए जो 360 मार्क्स बायोलॉजी के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़े बहुत वीक फिजिक्स में जा रहे हो या केमिस्ट्री में जा रहे हो तो वो सब्जेक्ट को आप थोड़ा बहुत माइल्ड कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। एक सब्जेक्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए तो आप अच्छी तरह से नीट को क्रैक कर सकते हो। पर बायोलॉजी को तो हम माइल्ड कर ही नहीं सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग वे में ही हमको काम करना है। मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी का जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसको लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए और लाइन टू लाइन उसमें से आपको क्वेश्चंस बनाने चाहिए। थोड़े बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस रहते हैं नीट में, उसको भी आपको अलग अलग जो प्रकाशन है, हालांकि ये प्लेटफॉर्म पे हम किसी प्रकाशन को मार्केटेड नहीं करेंगे, पर आप लोगों को ऑन वे सिस्टम में जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता ही रहता है। तो रेफरेंस बुक के लिए आप अलग अलग रेफरेंस ले सकते हैं कि एनसीईआरटी से किस टाइप के क्वेश्चंस डिजाइन रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए और रेफरेंस बुक्स को आप क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होते हैं उसके लिए आप रेफरेंस बुक को टच करिए और अपना जो
55 डेज, मैं तो बताना चाहूंगा कि फाइनल 50 डेज आप एक पूरा एक अपना थॉट्स बना दीजिए और उसमें आप बायोलॉजी को 25 डेज दे दीजिए और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है उसको आप 25 डेज दीजिए और आप 720 में से 700 प्लस जाइए, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। और किसी को भी 1 to 1 में आना है तो कमलेश जी हम बैठ सकते हैं आराम से, फाइनल 50 डेज का जो शेड्यूल है हम आपके माध्यम से हम अच्छा कर सकते हैं इसमें भी, तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। राइट, तो थैंक यू वेरी मच उमंग जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया इसके लिए और मुझे विश्वास है कि आपके दिए हुए ये सारे टिप्स और सारे सवाल के जवाब हमारे विद्यार्थीगण को, हमारे आने वाले भविष्य को बहुत उपयुक्त रहेंगे। और जिस तरह से देखा जा रहा है अभी हाल में हमारे साथ जुड़े हुए काफी लोग सोशल मीडिया पे भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़ने वाले हैं कुछ लोग, और ये जो हमने आज जो डिस्कशन किया है इसके हर एक सवाल के छोटे छोटे क्लिप्स भी आप लोगों को पर्सनली मिलते रहेंगे। नाउ द मेन थिंग इज, जैसे सर ने अभी कहा, अगर आप में से किसी को नीट को लेकर कोई भी सवाल है या तो कोई प्रिपरेशन के लिए हेल्प की जरूरत है, एंड इफ यू आर फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद, तो हम लोग पर्सनली भी इस वे बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट फ्रॉम अहमदाबाद और यू आर नॉट फ्रॉम गुजरात और आपको बाहर हो तो आप जूम पे भी कनेक्ट करके उसके सवाल जवाब कर सकते हैं, बिकॉज ये बात उन्होंने भी कही और मैं भी कहना चाहूंगा कि उमंग जी हमेशा स्टूडेंट लोगों के भविष्य के लिए उनको हर प्रकार के सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच उमंग जी फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। एंड नाउ कंक्लूडिंग अवर टुडेज प्रोग्राम, अगर मैं अपने आज के प्रोग्राम को अगर कंक्लूड करूं तो हमें जो जो सवाल हमारे दिमाग में आए थे उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बड़ी चीज, 10th के बाद कोई एंट्रेंस टेस्ट अभी की पोजीशन में हमारी नजर में नहीं है। अगर कहीं पे भी कोई भी एंट्रेंस टेस्ट होती हो, यू कैन प्लीज इन्फॉर्म अस, तो हम उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेकर आप लोगों को मदद कर पाएंगे। इफ अब आगे की बात करें, JEE मेन और JEE एडवांस के बारे में हम समझ चुके हैं। अगर हमें IIT में जाना है तो JEE एडवांस देना जरूरी है। उससे एक कदम आगे की अगर हम बात करें तो गुजरात के स्टूडेंट अगर उनको IIT में नहीं जाना है और उन्होंने खाली गुजसेट किया है तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, फिर भी उनको एडमिशन गुजरात में इजीली मिल सकता है। नीट की प्रिपरेशन आने वाले 55 दिन कैसे करनी चाहिए उसकी जानकारी भी हमें मिली है। हमें कॉमर्स लाइन के अंदर भी, जैसे आफ्टर 12th कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उसके बारे में हमने जानकारी ली, जैसे CA के लिए होती है, CS के लिए होती है, लॉ के लिए होती है, आर्किटेक्ट्स के लिए होती है और BBA के लिए होती है। बाकी काफी सारी पर्सनल कॉलेजेस में भी, जैसे हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें भी काफी सारी पर्सनल कॉलेजेस, पर्सनल यूनिवर्सिटीज अपनी एग्जामिनेशन रखती हैं, आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपने अगर कोई कॉलेज अगर आपने सिलेक्ट की है और इफ यू वांट टू गो टू दैट कॉलेज तो आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी चेक करना है कि उनकी खुद की कोई पर्सनल एंट्रेंस टेस्ट है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हम पे भरोसा किया, आपका प्रेशियस टाइम दिया, और अगर ये चीज आपको अच्छी लगी हो, अगली बार अगले महीने हम नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब आप कम से कम 7 लोगों को जोड़िएगा। ये कारवा इसी तरह से बढ़ना चाहिए और हम सब एक दूसरे की हेल्प कर कर हमारी लाइफ को ईज बनाएं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं कमलेश सुरती आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। आपके आने के लिए धन्यवाद। सी यू सून। अगले महीने फिर से मिलेंगे विद न्यू टॉपिक ऑन आस्क केएस।